स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर 13 एमीन का 7वां भाग आज हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने तीनों प्रकार के एमीन्स में डिफरेंस देखा था और कुछ कारण बताया हुए प्रश्न हल किए थे। अब आज इस एमीन वाले टॉपिक का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भाग हम पढ़ने वाले हैं इनकी क्षारीयता के बारे में। एमीन्स जो होते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो या अमोनिया, ये सबके सब क्षारीय होते हैं। तो इनकी जो क्षारीय प्रवृत्ति है, उस क्षारीय प्रवृत्ति में कैसे हम तुलना करें उसको हमें समझना है। तो काफ़ी ध्यान से समझना आज का टॉपिक। अगर आज का टॉपिक आपने अच्छे से ध्यान से सुना तो आप इससे रिलेटेड जितने भी रीजनिंग क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये बात जान लेते हैं कि अमोनिया, इसकी सबसे शुरुआत है अमोनिया। एलिफेटिक एमीन में आते हैं प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और एक आता है एरोमेटिक एमीन, है ना। ये सभी प्रकार के एमीन्स हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं? ये है हमारे लिए एलिफेटिक एमीन, है ना। और जिसमें बेंजीन रिंग आ जाता है तो वो बन जाता है आपका एनिलीन, या इसको हम क्या कह सकते हैं? इसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं एरोमेटिक एमीन। ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन दोनों में से कौन ज्यादा क्षारीय है, या अमोनिया की तुलना में प्राथमिक एमीन अधिक क्षारीय है या कम, या इन तीनों में से क्षारीयता का क्रम क्या है। ऐसे बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ये समझते हैं कि इन सब में कॉमन फैक्टर क्या है। इसमें एमीन समूह पाया जाता है, या इसमें हम कह दें कि अमोनिया है। तो शुरुआत करते हैं नाइट्रोजन परमाणु से। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p3। आप सभी जानते हैं कि हमेशा आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। मतलब 2s2 और 2p3 के इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेंगे। कैसे लेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। देखिए, s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है और p कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अयुग्मित है, जबकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये युग्मित है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाने में भाग नहीं लेता है अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी अमोनिया या एमीन का कोई भी यौगिक हो, उसके पास ऐसी इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है। अब अपन बात करते हैं इस अमोनिया की। तो अमोनिया में क्या होता है कि नाइट्रोजन परमाणु हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बनाता है और उसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। यदि हम प्राथमिक एमीन की बात करें तो देखिए, प्राथमिक एमीन में भी यही होगा कि एक एल्किल मूलक और 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से साझेदारी करता है, तो अभी भी इसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद है। यदि हम द्वितीयक एमीन की बात करें तो द्वितीयक एमीन में 2 एल्किल मूलक के साथ 1 हाइड्रोजन परमाणु होता है, जबकि तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन के तीनों इलेक्ट्रॉन्स एल्किल मूलक के साथ में सहसंयोजक बंध बना रहे हैं, है ना। तो ये अमोनिया, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। और यदि हम एरोमेटिक एमीन की भी बात कर लें तो इसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। इन सबके पास में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और ये सबके सब इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह कार्य करते हैं, है ना। ये सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है वो क्षारीय नेचर का होता है। ये सभी के सभी क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। एक तो ये रीजन हो गया इनके क्षारीय होने का। दूसरा इनका रीजन ये है कि अमोनिया या इसके जितने भी यौगिक होते हैं वो सबके सब प्रोटॉन ग्राही होते हैं, प्रोटॉन्स को भी ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा प्राथमिक एमीन, है ना। इस प्राथमिक एमीन की क्रिया यदि हम जल से करा दें तो जल से क्रिया करके यदि आप जल का आयनन करोगे तो H+ और OH- आयन बनेगा। तो जल से क्रिया करके ये प्रोटॉन को ग्रहण करेगा और ये बन जाएगा आपका R NH3 के ऊपर प्लस चार्ज, है ना, और OH- अलग, यानी इसने प्रोटॉन को ग्रहण किया। यदि हम अमोनिया की क्रिया जल से कराएं NH3 + H2O तो क्या बन जाएगा, है ना। यहाँ पे ये प्रोटॉन को ये भी ग्रहण कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा? NH4 अमोनियम आयन, है ना, अमोनियम आयन। तो ये सबके सब एक 2 बातें याद रखना कि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता नेचर के होते हैं, इसलिए भी इनको क्षारीय बोलते हैं। और ये सबके सब कैसे होते हैं? प्रोटॉन ग्राही। प्रोटॉन ग्राही होने के कारण भी ये क्षारीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं या क्षारीय नेचर के होते हैं। ठीक है, 2 बातें याद रखना
कि एमीन हो, अमोनिया हो, एरोमेटिक एमीन हो या एलिफेटिक एमीन हो, ये सबके सब क्षारीय क्यों होते हैं? तो इनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है और इसे देकर ये क्षार की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, या फिर जब हम इनको जल में विलय करते हैं तो जल में विलय करने पर या किसी भी अम्ल से क्रिया करके ये उसका प्रोटॉन ग्रहण कर लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन युग्म जिसके पास होता है वो प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा ही। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होते हैं हमेशा माइनस चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर होते हैं प्लस चार्ज, तो अपोजिट वाला जो ध्रुव होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो इस वजह से प्रोटॉन ग्रहण करने के कारण एक क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया, ये सबके सब क्षारीय नेचर के होते हैं। अब आता है हमारा इसका रीजनिंग क्वेश्चन, इनकी तुलना कैसे की जाए। ये तो हमारे दिमाग में एकदम क्लियर है कि ये सबके सब क्षारीय है ना। अब अपन बात करते हैं इनकी तुलना करते हैं। तो इन दो बातों को आप लोग नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर कि इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये प्रोटॉन ग्राही होते हैं, प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता के आधार पर इनकी क्षारीयता को डिसाइड करते हैं। अच्छा, जो जितनी जल्दी प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो उतना अच्छा क्षार होगा। तो पहले हम तुलना करें अमोनिया की एलिफेटिक एमीन से, ठीक है। एलिफेटिक एमीन जो होते हैं इनमें, जिसमें मैं आपको प्राथमिक एमीन के बारे में बात करके बताती हूँ कि जो प्राथमिक एमीन है, इस प्राथमिक एमीन में ये जो एल्किल मूलक होता है, एल्किल मूलक क्या चीज होती है सभी जानते हैं। एल्किल मूलक होते हैं मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, समझ में आ गया। ऐसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, इन सबको एल्किल मूलक कहते हैं और ये सब के सब प्रदर्शित करते हैं प्लस आई प्रभाव। क्या होता है ये प्लस आई प्रभाव? पहले तो हमको इसके बारे में जानना होगा कि प्लस आई प्रभाव का मतलब होता है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसका पूरा नाम याद रखेंगे हम लोग, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। ये जो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव है इसका क्या मीनिंग है? इसका अर्थ ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन दाता नेचर के होते हैं और यदि कोई ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाता है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। अगर किसी के पास में, जैसे समझ लीजिए कैसे होता है ये कि एलिफेटिक एमीन में यदि हम प्राथमिक एमीन की बात कर रहे हैं तो इस प्राथमिक एमीन के पास में एक एल्किल मूलक है जो कि प्लस आई प्रभाव दर्शा रहा है ना। अब ये प्लस आई प्रभाव दर्शाएगा, इसका मतलब ये एल्किल मूलक इस नाइट्रोजन परमाणु को इलेक्ट्रॉन देगा, तो नाइट्रोजन पर क्या बढ़ जाएगा? इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा और नाइट्रोजन पर यदि इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है तो वो प्रोटॉन को अधिक मात्रा में जल्दी ग्रहण करेंगे, प्रोटॉन ग्रहण क्षमता भी इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। यदि किसी एमीन के पास एल्किल मूलक है तो एल्किल मूलक क्या करते हैं? मेथिल एथिल मूलक धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाते हैं और धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब देखिए पहले से इनके पास में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा प्रेजेंट है ना, 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है, इसने और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब इसके इस नाइट्रोजन पर क्या बढ़ गया? इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है जिससे उसकी प्रोटॉन ग्रहण क्षमता भी बढ़ जाती है और जो जितनी जल्दी प्रोटॉन्स को ग्रहण करते हैं वो उतने अच्छे क्षारीय नेचर के होते हैं। इसकी तुलना हम लोग करते हैं एमीन अमोनिया से। अमोनिया बेचारे के पास कोई एल्किल मूलक नहीं है ना। अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन युग्म तो है लेकिन इसके पास में कोई भी एल्किल मूलक नहीं है, तो प्रोटॉन तो ये भी ग्रहण करता है और प्रोटॉन ये एमीन भी ग्रहण करता है, लेकिन इन दोनों की तुलना में प्रोटॉन कौन जल्दी ग्रहण करेगा? ये वाला एल्किल मूलक वाला प्राथमिक एमीन प्रोटॉन को जल्दी ग्रहण करेगा क्योंकि इस बेचारे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व प्राथमिक एमीन की तुलना में कम है, तो उसकी प्रोटॉन ग्रहण क्षमता है तो सही लेकिन इसकी तुलना में कम होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अमोनिया होते हैं, अमोनिया कम क्षारीय है किसकी तुलना में? प्राथमिक एमीन की तुलना में। प्राथमिक एमीन अधिक क्षारीय है। एक बार फिर से अगर मान लीजिए ऐसा प्रश्न आता है कि एथिलेमीन या मेथिलेमीन की तुलना में अमोनिया की क्षारीयता का क्रम बताइए, तो हमारा जवाब ये होगा कि प्राथमिक एमीन में एक एल्किल मूलक होता है और एल्किल मूलक द्वारा धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाया जाता है।
धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव का मतलब कि एल्किल मूलक नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है तो इसकी प्रोटॉन ग्रहण क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए ये कैसे होते हैं? अधिक क्षारीय होते हैं। जबकि अमोनिया के पास कोई भी एल्किल मूलक नहीं है, अमोनिया के पास तो सिर्फ 3 हाइड्रोजन परमाणु है। इस तरह की इसकी संरचना है, तो इसलिए इसके ऊपर इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जैसा था वैसा ही होगा, इसलिए प्राथमिक एमीन की तुलना में ये कम क्षारीय होते हैं। तो ये तुलना तो हो गई प्राइमरी एमीन और अमोनिया की। अब हम बात करते हैं प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक। इन तीनों की अगर तुलना की जाए तो हमको क्या देखने को मिलता है? देखिए, प्राइमरी एमीन का फॉर्मूला RnH2 है ना। सेकेंडरी एमीन कैसा होता है? R2NH। और टर्शरी एमीन, तृतीयक एमीन होता है R3N। तो जितने ज्यादा एल्किल रेडिकल होंगे उतना ज्यादा ये धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाएंगे। तो ऑब्वियसली दिख रहा है बिल्कुल क्लियर कि अगर एक एल्किल रेडिकल है तो उसका धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव सबसे कम है। अगर इसकी तुलना में द्वितीयक एमीन है तो द्वितीयक एमीन के पास में कितने एल्किल मूलक है? 2, तो वो ज्यादा धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाएंगे। मतलब दोनों एल्किल रेडिकल मिलकर इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देंगे। और टर्शरी एमीन में क्या हो जाएगा? 3 एल्किल मूलक है, तो तीनों एल्किल मूलक मिलकर क्या करेंगे? इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है हमको कि जिसके पास जितने ज्यादा एल्किल मूलक होंगे वो वाला एमीन उतना ज्यादा क्षारीय होगा। क्यों? देखिए, तृतीयक एमीन में हमको दिख रहा है कि 3 एल्किल मूलक हैं, तीनों मिलकर इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहे हैं? नाइट्रोजन पर। तो इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, और जिसके पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ज्यादा प्रोटॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करेगा या ग्रहण करेगा, और जो जितनी ज्यादा जल्दी प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो उतना ज्यादा क्षारीय होगा। तो यदि हम तीनों की तुलना करें तो तृतीयक एमीन जो होते हैं, टर्शरी एमीन, वो सबसे प्रबल क्षार होते हैं, है ना, और प्रबलतम क्षार। फिर उसके बाद कौन आना चाहिए? द्वितीयक एमीन, ये सेकेंड नंबर पे कम क्षारीय होते हैं। और जो आपका प्राइमरी एमीन है RnH2, ये सबसे कम क्षारीय होगा। लेकिन यदि तीनों की तुलना अमोनिया से की जाए तो बेचारे अमोनिया का नंबर सबसे एंड में आता है, क्योंकि उसके पास तो कोई भी एल्किल मूलक नहीं है। लेकिन अब यहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। ये जो मैंने आपको क्रम बताया, ये पता है कब लागू होता है? ये तब लागू होता है जब हम गैसीय अवस्था की बात कर रहे हैं, है ना। गैसीय अवस्था में क्षारीयता का क्रम ये होता है, ठीक है। अभी हम जलीय विलयन की वाली अवस्था में भी इनमें तुलना करके देखेंगे। तो गैसीय अवस्था में क्षारीयता का क्रम क्या होगा कि तृतीयक एमीन अधिक क्षारीय, उससे कम द्वितीयक एमीन, उससे कम प्राथमिक एमीन और सबसे कम अमोनिया, ठीक है। और किस बेस पे हम बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा क्षारीय है? धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव की वजह से तृतीयक एमीन सबसे ज्यादा क्षारीय होते हैं, उससे कम द्वितीयक, प्राथमिक और अंत में अमोनिया। बार बार मेंशन करना इसको कि गैसीय अवस्था का क्रम है ये। अब हम बात करते हैं जलीय विलयन की, है ना। ये क्लियर हो गया? आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख लें और फिर आगे की बात को ध्यान से समझें। गैसीय अवस्था में क्षारीयता का क्रम क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि जो एमीन्स होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, है ना। और जल में घुलनशील होने पर इनकी क्षारीयता का क्रम बिल्कुल चेंज हो जाता है जब हम जलीय विलयन या जलीय प्रावस्था की बात करते हैं। तो जलीय प्रावस्था में प्रेरणिक प्रभाव अप्रभावी हो जाता है। मतलब प्रेरणिक प्रभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, भले आपके पास एक एल्किल मूलक हो, 2 हो या 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेरणिक प्रभाव जो है वो अप्रभावी हो जाता है। तो फिर कौन से प्रभाव की बात करते हैं? तो याद रखना, जलीय विलयन में विलायक योजन ऊर्जा पर डिपेंड करता है इनकी क्षारीयता का क्रम। जलीय प्रावस्था में प्रेरणिक प्रभाव अप्रभावी हो जाता है, परंतु विलायक योजन ऊर्जा जो होती है वो विलायक योजन ऊर्जा के बेस पर हम बोलते हैं कि कौन ज्यादा क्षारीय है, कौन अधिक कम क्षारीय है। विलायक योजन ऊर्जा मतलब कि एमीन्स को अपने अंदर विलय करने की क्षमता। तो जो एमीन जितना जल्दी पानी में घुलेगा, या पानी के अंदर ये एमीन्स क्यों घुलते हैं? स्वाभाविक सी बात है, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। एमीन जल में घुलकर हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। जो जितनी
जल्दी ही जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा वो उतना जल्दी जल में घुलेगा, और जो जल में जितनी जल्दी घुलेगा उसकी विलायक योजन ऊर्जा उतनी अधिक होगी और वो उतना ही अधिक क्षारीय होगा। तो इस हिसाब से याद रखना, विलायक योजन ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी होती है? द्वितीयक एमीन की। तो पानी में घुलने की स्थिति के आधार पर द्वितीयक एमीन जो होते हैं वो अधिक क्षारीय होते हैं। उसके बाद आता है प्राथमिक एमीन, है ना, RNH2 यानी कि प्राथमिक एमीन, और फिर आता है तृतीयक एमीन R3N, ठीक है, और अंत में तो अमोनिया आ ही रहा है। द्वितीयक एमीन, प्राथमिक एमीन और तृतीयक एमीन, ये बात बिल्कुल क्लियर याद रखना। जलीय अवस्था में ये क्रम है, लेकिन गैसीय अवस्था में क्या क्रम है कि पहले तृतीयक, फिर द्वितीयक और फिर प्राथमिक। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गैसीय अवस्था का क्रम अलग है, क्योंकि गैसीय अवस्था में क्षारीयता का क्रम डिसाइड करने के लिए धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव को आधार बनाया गया है, जबकि जलीय प्रावस्था में एमीन्स की क्षारीयता का क्रम निर्धारित करने के लिए विलायक योजन ऊर्जा का आधार रखा गया है। तो विलायक योजन ऊर्जा जिसकी अधिक होगी वो जल में जल्दी घुलेगा। तो द्वितीयक एमीन की विलायक योजन ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो सबसे जल्दी प्रोटॉन ग्रहण करता है। उसके बाद प्राथमिक, उसके बाद तृतीयक। एकदम क्लियर। अब और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब हम लोग इसमें मान रख लेते हैं, और फिर उस मान को रखने के बाद क्योंकि एरोमेटिक एमीन 3rd नंबर पे आता है, पहले हम इनके आपस में निपट लें, पहले इनको अच्छी तरह से समझ लें हम लोग। अमोनिया की तुलना में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन की क्षारीयता का क्रम क्या होगा? बेचारे अमोनिया का नंबर सबसे आखिरी में आता है, क्योंकि उसके पास कोई भी एल्किल मूलक नहीं है, इस वजह से वो सबसे कम क्षारीय है। और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन में क्षारीयता का क्रम डिसाइड करते हैं प्रेरणिक प्रभाव और विलायक योजन ऊर्जा। गैसीय अवस्था में क्रम कुछ और है, जबकि विलायक योजन ऊर्जा के आधार पर जलीय अवस्था में उसका क्रम कुछ और है। ठीक है, अब हम एक इसमें वैल्यू रखते हैं। आप ये सारी बातें क्लियर याद रखना, ये जो लिखा हुआ है ना, इसी के आधार पर हम लोग जवाब देंगे कि क्यों ये क्षारीय होते हैं, है ना। बार बार इस बात को रिपीट नहीं करते हैं। अब मान लीजिए कि आपको वैल्यू रख के बताई गई है, तो मैथिल और एथिल ये मान रखेंगे तो भी क्रम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर मान लो मैंने लिखा है CH3NH2, इसको आप क्या बोलते हो? मैथिलेमीन, है ना। CH3 का होल ट्वाइस NH द्वितीयक एमीन मतलब डायमेथिलेमीन, और CH3 का होल थ्राइस मतलब तृतीयक एमीन ट्राइमेथिलेमीन। तो इन तीनों को रखने पर गैसीय अवस्था में क्रम क्या होगा? तृतीयक एमीन ज्यादा क्षारीय, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक। लेकिन जलीय विलयन में इसका क्रम क्या होगा? तो जलीय विलयन में रखने पर सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा? मैथिलेमीन में द्वितीयक एमीन, उसके बाद प्राथमिक एमीन और उसके बाद तृतीयक एमीन। कब की बात चल रही है? ये जलीय विलयन में। और अंत में कौन आ जाता है इसमें? सबसे अंत में कौन आ जाता है? अमोनिया। ठीक है, ये कब की बात है? ये मैथिल मूलक रखने पर। लेकिन अब यहाँ एक और प्रॉब्लम आती है कि यदि आप मैथिल के स्थान पर एथिल रख देते हो, देखो ये द्वितीयक एमीन है ना, और ये प्राथमिक एमीन, ये तृतीयक एमीन, और अंत में आपका अमोनिया है। मैथिल एमीन, मैथिल और एथिल दो मान रखने पर थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि मैथिल और एथिल होने पर क्षारीयता का क्रम बदल जाता है। मैथिल मूलक का आकार छोटा होता है और एथिल मूलक का आकार थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि ये C2H5NH2 मतलब एथिलेमीन, फिर C2H5 का होल ट्वाइस NH द्वितीयक एमीन, और C2H5 का होल थ्राइस N तृतीयक एमीन, एथिलेमीन, डायएथिलेमीन, ट्राइएथिलेमीन। इनमें क्षारीयता का क्रम यही होना चाहिए ना जलीय विलयन के हिसाब से। लेकिन थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है कि जब एथिल की वैल्यूज रख देते हैं तो सबसे ज्यादा क्षारीय तो एथिलेमीन है ही, एथिलेमीन तो है ही, सेकेंडरी एथिलेमीन ये सबसे ज्यादा क्षारीय। लेकिन एथिल रखने पर अब यहाँ पे बारी आ जाएगी तृतीयक एमीन की, और फिर बाद में आ जाएगा आपका प्राथमिक एमीन, है ना। हुआ कंफ्यूजन? द्वितीयक, तृतीयक और फिर प्राथमिक, है ना। एथिल रखने पर ये वैल्यू होगी और मैथिल रखने पर ये वाले मान आएंगे। ये बहुत ज्यादा बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं कि यार समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों। पहले मैंने गैसीय अवस्था बताई,
फिर जलीय विलयन बताया। अब जलीय विलयन में भी 2 बात बता दी, इसलिए याद रखना कि गैसीय अवस्था में क्षारीयता का क्रम कैसा है कि तृतीय केमीन, फिर द्वितीय केमीन, फिर प्राथमिक केमीन, है ना, कब गैसीय अवस्था में। पर जलीय प्रावस्था में क्या है, द्वितीय, प्राथमिक और तृतीय, है ना, जो कि अपन ने मैथिल वाले में डिसाइड किया है। पर एथिल आ जाता है तो फिर वो चेंज हो जाता है और वो हो जाता है द्वितीय, तृतीय और प्राथमिक, है ना। हुआ कंफ्यूजन? तो द्वितीय एमीन तो सबसे ज्यादा क्षारीय है ही, प्राथमिक एमीन की बारी उसके बाद आती है और उसके बाद तृतीय एमीन की बारी आती है जलीय अवस्था में हर बार। पर अगर आप मैथिल के स्थान पे एथिल रख लेते हो तब ये क्रम बनेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर मैथिल एथिल के अलावा प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल रखते जाएंगे तो क्या होगा, तो फिर ये वाला क्रम रहेगा, है ना, ये वाला। जैसे जैसे आकार बढ़ेगा ये वाला क्रम फिक्स होगा, लेकिन अगर पर्टिकुलर जनरल पूछते हैं तो फिर आपको ये वाला क्रम डिसाइड करना है, ठीक है। कंफ्यूजन हो तो वापस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, बार बार ध्यान से सुन लीजिए। मैथिल एमीन और एथिल एमीन में थोड़ा सा क्षारीयता का क्रम डिफरेंस बताया गया है। अब अपन बात करते हैं एरोमेटिक एमीन की। प्रश्न आता है एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन में से कौन अधिक क्षारीय होगा और क्यों। तो वही बात है कि एलिफेटिक एमीन जो है वो अधिक क्षारीय होंगे और एरोमेटिक एमीन कम क्षारीय होंगे, है ना। क्यों होंगे, देखो एलिफेटिक एमीन अधिक क्षारीय क्यों है वो तो मैंने अभी बता दिया कि इनके पास में एल्किल मूलक होता है। एल्किल मूलक धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव बताता है। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव बताने के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे कि नाइट्रोजन की प्रोटॉन ग्रहण क्षमता बढ़ती है, इसलिए वो अधिक क्षारीय होते हैं। और एरोमेटिक एमीन के अंदर क्या हो जाता है कि ये बेंजीन रिंग होती है और बेंजीन रिंग में क्या पाया जाता है, अनुनाद। तो अनुनाद के कारण क्या होता है कि बॉन्ड शिफ्टिंग होने लग जाती है और यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है, अनुनाद में क्या होता है, देखिए जैसे ये बेंजीन रिंग है तो ये बॉन्ड कैसे शिफ्ट होते हैं। मान लो इस ये वाली जो संरचना, इसको अपन चेंज करते हैं थोड़ा सा, इसको यहाँ लिख देते हैं, हाँ। तो ये बॉन्ड यहाँ आना चाहता है, ठीक है, तो ये बॉन्ड अगर यहाँ आएगा तो ये जगह यहाँ पे ऐसे हो जाएगी और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये NH2 हो जाएगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इस जगह पर आ जाएंगे, है ना। इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज। अगर आप प्लस माइनस चार्ज ना भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको बॉन्ड शिफ्टिंग करना कहते हैं। अगली संरचना में क्या हो जाता है कि नाइट्रोजन, ये वाली संरचना तो फिक्स है NH2। अब क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ आना चाहेगा, मतलब ये यहाँ आना चाहेगा, तो ये जो 2 बिंदी है वो यहाँ आ जाएगी इस जगह पे, है ना। ये उठ के यहाँ पे इस स्थान पे आ जाएगा। फिर अगली बार क्या होगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में कि ये जो डबल बॉन्ड है ये तो ऐसे ही रहेंगे, है ना। अगली बार ये होगा कि ये वाला बॉन्ड यहाँ आना चाहेगा, तो ये संरचना ऐसे हो जाएगी और ये 2 बिंदी यहाँ लग जाएगी। और फिर देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड रिपीट हो गया ना, इस कार्बन की संरचना ज्यादा हो जाएगी, 2 3 4 5 ज्यादा बॉन्ड हो गए। तो फिर अगली संरचना में क्या हो जाएगा, इसको मैं नीचे बना के बता देती हूँ। अंत में क्या हो जाएगा कि ये वाला जो बॉन्ड होगा ये बाहर निकल जाएगा, है ना, और ये बॉन्ड यहाँ पे 2 बिंदी के रूप में लग जाएगा। और या ऐसा डिसाइड कर सकते हैं, हाँ, ये वाला बॉन्ड तो बाहर निकल जाएगा और ये 2 बिंदी अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इसकी पूरी अमोनिया एमीन की संरचना चेंज होगी। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड NH2 आ जाएगा, है ना, और ये बाहर निकल गया तो यहाँ पे 2 बिंदी आ गई, ये वाली 2 बिंदी अंदर की तरफ आ जाती है, ये बॉन्ड इधर, मतलब कंटिन्यूअसली बॉन्ड चेंज होने लग जाते हैं। आपको इतनी सारी संरचनाएं बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब कुछ मैंने क्यों बनाया, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि अनुनाद क्या होता है ना। इन अलग अलग तरह की संरचनाओं को हम लोग कहते हैं अनुनाद। अनुनाद को मेसोमेरिक प्रभाव या +M प्रभाव भी कहते हैं। तो सीधा सा उत्तर लिखना है कि एलिफेटिक एमीन इसलिए क्षारीय होते हैं क्योंकि एलिफेटिक एमीन में एल्किल मूलक होता है जो कि +I प्रभाव दर्शाता है, और +I प्रभाव दर्शाने के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे कि नाइट्रोजन की एमीन समूह की प्रोटॉन ग्राही क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए एलिफेटिक एमीन अधिक क्षारीय होते हैं। परंतु जो एरोमेटिक एमीन होते हैं
उसमें बेंजीन रिंग होती है और बेंजीन रिंग द्वारा अनुनाद दर्शाया जाता है, अनुनादी प्रभाव दर्शाया जाता है, जिसको मेसोमेरिक प्रभाव भी कहते हैं। और अनुनादी प्रभाव के कारण इनकी क्षारीयता थोड़ी सी कम हो जाती है, इनकी प्रोटॉन ग्राही क्षमता कम हो जाती है, तो इसलिए एरोमेटिक एमीन कम क्षारीय होते हैं। तो यदि क्षारीयता का क्रम पूछे ना, अच्छा जनरली जलीय अवस्था वाला ही पूछते हैं। सामान्य क्रम ये रहता है, देखो द्वितीयक एमीन सबसे ज्यादा क्षारीय, उसके बाद आता है प्राथमिक एमीन, उसके बाद आता है तृतीयक एमीन, और उसके बाद आता है अमोनिया, और सबसे आखिरी में आता है आपका एनिलीन C6H5NH2। क्योंकि ये तो अमोनिया से भी कम क्षारीय होगा, क्यों? क्योंकि इसके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है ना, तो इसकी इलेक्ट्रॉन ग्राही क्षमता कम हो जाती है इस वजह से। अच्छा एक और यौगिक है C6H5CH3, इसको आप क्या कहते हो? टालुइन, इसको हम लोग कहते हैं टालुइन। लेकिन अगर इस टालुइन में से एक H कम कर दिया जाए और उसके स्थान पे NH2 रखा जाए, है ना, तो इसका नाम बताया था मैंने आपको पहली स्टार्टिंग की वीडियो में, टालुडीन। अगर टालुडीन रख दिया जाए तब क्या क्रम होगा, वो कहाँ पर फिट होगा वो चीज? तो देखिए टालुइन के अगर अपन लोग बात करते हैं तो टालुइन में C6H5CH3, अभी CH3 क्या है? धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाता है, और धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाने के कारण ये इसको ये यहाँ पे NH2 भी है ना, तो ये भले आपने एक H कम कर दिया तो ये इसको इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है, और इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देने के कारण ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, जिससे कि इसकी क्षारीयता, वो प्रोटॉन ग्रहण क्षमता बढ़ेगी, क्षारीयता बढ़ेगी। तो अगर टालुडीन आ जाए तो फिर उसका क्रम क्या होगा? तो टालुडीन जो होता है वो अमोनिया से भी ज्यादा क्षारीय होगा, तब इनका क्रम ऐसा होगा कि द्वितीयक एमीन, फिर प्राथमिक एमीन, उसके बाद तृतीयक एमीन, फिर आ जाएगा आपका टालुडीन C6H5CH2NH2, फिर आ जाएगा अमोनिया, और अमोनिया के बाद लास्ट में आएगा एनिलीन C6H5NH2। ये हमारा क्रम डिसाइड होगा, इसको ध्यान से अच्छे से देख लो। पहले द्वितीयक एमीन आ जाएगा, है ना, अगर कोई मान नहीं रखा है तब द्वितीयक एमीन, फिर प्राथमिक एमीन, फिर तृतीयक एमीन, है ना, फिर टालुडीन, फिर अमोनिया और फिर एनिलीन। तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी आधार पे पूछते हैं। बस आपको इतना सा याद रखना है कि अगर R के स्थान पे CH3 हो तो यही क्रम है, और अगर R के स्थान पे C2H5 हो तब तृतीयक एमीन इधर आ जाएगा और प्राथमिक एमीन उधर चला जाएगा, बस इतना सा अंतर है। तो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में वो हम लोग देखते हैं कि अच्छा ये पूछ ले कि एरिल एमीन मतलब एनिलीन C6H5NH2 और अमोनिया में से कौन अधिक क्षारीय होगा? तो अमोनिया अधिक क्षारीय होगा, क्योंकि अमोनिया में कोई एल्किल मूलक, कोई फेनिल मूलक नहीं पाया जाता, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये प्रोटॉन को अधिक जल्दी ग्रहण करता है। इसकी तुलना में एनिलीन में बेंजीन रिंग पाई जाती है, और बेंजीन रिंग के द्वारा अनुनाद प्रभाव दर्शाया जाता है, जिसको मेसोमेरिक प्रभाव भी कहते हैं। और मेसोमेरिक प्रभाव के कारण, अनुनादी संरचना के कारण इसका आकार बड़ा होता है और ये अध्रुवीय होता है, और ये प्रोटॉन को जल्दी ग्रहण नहीं करता, इसलिए एनिलीन कम क्षारीय और अमोनिया अधिक क्षारीय होता है। ठीक है, तो अभी हमने जो क्षारीयता का क्रम समझा, उस क्षारीयता के क्रम के हिसाब से ये आपकी किताब में एक्सरसाइज दी हुई है, प्रश्न दिया है कि निम्न को बढ़ते हुए क्षारीय प्रबलता की क्रम में, और ये आपके लिए 3 प्रश्न दिए हैं। हमारे पास में 3 क्वेश्चन है, और हमको इसको जब हल करना है तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? जो सबसे कमजोर है, सबसे कम क्षारीय है, उसको पहले लिखना है। हम कैसे भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, देखो अपन इसका उत्तर शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला अपन हल करते हैं, एथिलेमीन, एनिलीन, अमोनिया, टालुडीन और डायएथिलेमीन, है ना। तो इनमें से सबसे ज्यादा क्षारीय कौन है? डायएथिलेमीन सबसे ज्यादा क्षारीय है ना। तो अपन उल्टा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। C2H5 का होल ट्वाइस NH, ये आपका द्वितीयक एमीन है। अच्छा, आपको ये पहचान भी होनी चाहिए कि द्वितीयक प्राथमिक कौन है। फिर द्वितीयक से कम कौन होता है? प्राथमिक वाला। तो यहाँ पे हम लिख देंगे C2H5NH2, है ना। उसके बाद प्राथमिक के बाद किसकी बारी आती है? फिर कौन आता है? तृतीयक तो इसमें है ही नहीं। फिर कौन आ जाएगा इनके बाद में? टालुडीन आ जाएगा, है ना। तो C6H5CH2NH2, इसको हम कहेंगे टालुडीन, इसका नाम है ना, टालुडीन एरोमेटिक एमीन है ये।
उसके बाद आ जाएगा आपका अमोनिया और सबसे अंत में आ जाएगा C6H5NH2। मतलब क्षारीय प्रबलता का क्रम ये हुआ कि सबसे कमजोर एनिलीन, उससे ज्यादा अच्छा क्षारीय अमोनिया, उसके बाद टॉलुडीन, फिर प्राथमिक एमीन, फिर द्वितीयक एमीन। अब जो अगला दिया है क्वेश्चन, उसमें द्वितीयक एमीन के साथ तृतीयक भी दिया है। देखो, एथिलेमीन, डाएथिलेमीन, ट्राएथिलेमीन, एनिलीन। तो याद है मैंने आपको भी समझाया था कि मेथिलेमीन, अगर मेथिलेमीन की तुलना की जाती है तो द्वितीयक, प्राथमिक और तृतीयक आता है, लेकिन अगर एथिलेमीन आ जाए तो द्वितीयक, तृतीयक और प्राथमिक आएगा। इस बात का ध्यान रखना। तो अभी देखो सब में C2H5 है, तो सबसे प्रबल क्षारीय कौन होगा? द्वितीयक एमीन। C2H5 का होल ट्वाइस NH मतलब द्वितीयक एमीन। उसके बाद किसकी बारी आएगी द्वितीयक के बाद में? ये द्वितीयक हो गया, तृतीयक आएगा तो C2H5 का होल थ्राइस N। उसके बाद में प्राथमिक आएगा तो C2H5NH2, है ना। ये है आपका द्वितीयक एमीन, फिर तृतीयक एमीन, फिर प्राथमिक एमीन, फिर कौन दिख रहा है हमको? एनिलीन है क्या? हाँ, उसके बाद में दिया है C6H5NH2। अगर अमोनिया होता तो वो सबसे अंत में आता। और अब तीसरा, थर्ड नंबर पे दिया है मेथिलेमीन वाली बात। तो अब मेथिल दिए हुए हैं तो आपको ये वाला क्रम लागू करना है, द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक। और अगर एथिल हो तो द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक। तो चलिए मेथिलेमीन की बात करते हैं। तो मेथिलेमीन रखने पर भी सबसे प्रबल क्षारीय कौन होगा? डायमेथिलेमीन यानी द्वितीयक एमीन। फिर आ जाएगा मेथिलेमीन मतलब प्राथमिक वाला। फिर आ जाएगा तृतीयक एमीन CH3 का होल थ्राइस N। फिर कौन दिया है इसके बाद? मेथिलेमीन हो गया, डायमेथिल हो गया, ट्राई हो गया, है ना, ट्राई वाला भी हो गया। अब एनिलीन और टॉलुडीन, तो पहले टॉलुडीन आएगा तो C6H5CH2NH2 और अंत में क्या आ जाएगा? C6H5CH3 मतलब कि टॉलुडीन। तो अब ये आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो गई कि इनकी क्षारीयता का क्रम किस तरह से होता है और हमको इनके उत्तर किस प्रकार से लिखना है। और अगर किन्हीं भी दो के बीच में रीजनिंग पूछ लें कि एरोमेटिक एमीन की तुलना में एलिफेटिक एमीन ज़्यादा क्षारीय क्यों होते हैं, या एलिफेटिक की तुलना में अमोनिया ज़्यादा क्षारीय क्यों होता है, या मेथिलेमीन और एथिलेमीन की अगर बात पूछ ली जाए तो मेथिलेमीन की तुलना में एथिलेमीन ज़्यादा क्षारीय होंगे क्योंकि वो उसका आकार बड़ा हो जाता है। बस, तो ये सारे प्रश्न जो आज की जो वीडियो है इसके हिसाब से वो सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे।